नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 133 के चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था। इससे पहले 4 चैप्टरों की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। आशा है चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आज की क्लास में हम जो चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ने के बाद जो हमें पता चलेगा वो ये पता चलेगा कि संसदीय प्रणाली से हम क्या समझते हैं और राष्ट्रपति प्रणाली का क्या अर्थ होता है। इतना ही नहीं, संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो भी इस चैप्टर में अच्छे से बताई जाएंगी। इसके साथ साथ संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की शक्तियों और उनकी कमजोरियों का भी अंतर किया जाएगा और हमें यह पता चलेगा कि सरकार का संसदीय रूप सबसे बेहतर होता है या राष्ट्रपति प्रणाली सबसे बेहतर होती है। तो जैसा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की हमारी सीरीज चल रही है, यानी कि तुलनात्मक राजनीति की ये सीरीज चल रही है, और आज जो हम तुलना करेंगे वो संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बीच में तुलना करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दिया गया है जो कि कुल मिलाकर हमें यही बताएगा कि आगे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है कि संसदीय प्रणाली का अर्थ और उसकी विशेषता। तो देखो, जब हम पार्लियामेंट सिस्टम की बात करते हैं तो पार्लियामेंट सिस्टम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। तो अगर आप देखोगे भारत में जो राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है, तो जो केंद्र सरकार का स्वरूप है, जो राज्य सरकार का स्वरूप है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम से मिलता जुलता है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे जो बेटर एग्जाम्पल है वो ब्रिटेन और भारत ही है। तो यहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में आप थोड़ा सा परिचित हैं, भारत की शासन व्यवस्था के बारे में परिचित हैं। तो भारत की शासन व्यवस्था में जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, इन सब का संबंध संसदीय प्रणाली से है। किताब की बात करें तो किताब हमें ऐसे बताती है कि संसदीय प्रणाली का मतलब सरकार के उस रूप से है जिसमें जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है ये आपस में जुड़ी होती है। आप सभी को पता है सरकार के कितने अंग होते हैं, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब कार्यपालिका और विधायिका आपस में जुड़ी होती है किसमें? संसदीय प्रणाली में। कार्यपालिका विधायिका से ही तय की जाती है, जो इसके प्रति जिम्मेदार भी होती है और जवाबदेह भी होती है। यानी कि जो कार्यपालिका होती है वो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है, और चाहे तो विधानसभा के द्वारा खारिज भी की जा सकती है। जैसे कि गार्नर ने बताया है कि सरकार का संसदीय रूप व्यवस्था है जिसमें अविलंब यानी कि ज़्यादा देरी नहीं होती है, और कानूनी तौर पर जो कार्यपालिका है, मंत्रालय है, जो मंत्रिमंडल है, ये राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए विधानसभा की एक शाखा के प्रति जिम्मेदार होती है। कहने का मतलब ये है, अगर हम संसदीय प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़ी होती है, जहाँ विधायिका ही कार्यपालक शक्तियों का निर्माण करती है। इस प्रणाली की जो शुरुआत है वो ब्रिटेन से हुई थी और आगे चलकर इसे भारत, जापान, जर्मनी, इटली, स्वीडन, कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों ने अपनाया है। संसदीय शासन प्रणाली की जो विशेषताएं हैं वो 5 विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं जिनका विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहली बात यह है कि संसदीय शासन प्रणाली की 2 कार्यकारी प्रमुख होते हैं, कार्यपालिका और विधानसभा होती है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है, सरकार के प्रमुख नेतृत्व होता है और तय अवधि का भाव होता है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में विस्तृत रूप से यहाँ चर्चा की गई है। तो संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें 2 प्रमुख होते हैं, एक होता है देश का प्रमुख और एक होता है सरकार का प्रमुख। जैसे इंडिया में देश का प्रमुख कौन है, तो हमारे देश में जो देश का प्रमुख है वो है राष्ट्रपति, और जो सरकार का प्रमुख है वो कौन है? प्रधानमंत्री। और दोनों की भूमिकाएं एक दूसरे से क्या हैं? अलग अलग है। तो संसदीय प्रणाली की सबसे पहली विशेषता क्या है? संसदीय प्रणाली की सबसे पहली विशेषता यह है कि यहाँ पर 2 कार्यकारी प्रमुख होते हैं, एक होता है राज्य का प्रमुख और दूसरा होता है सरकार का प्रमुख। जब हम राज्य के प्रमुख की बात करते हैं तो इसका संबंध होता है राष्ट्रपति से, और जब हम सरकार के प्रमुख की बात करते हैं तो इसका संबंध होता है प्रधानमंत्री से। अब जो राज्य का प्रमुख होता है यानी कि जो राष्ट्रपति होता है, ये सिर्फ एक प्रतीक के रूप में होता है, इसके पास कोई पावर नहीं होती है। वैसे तो इसके पास बहुत सारी पावर होती है, लेकिन वो सारी की सारी पावर है वो सिर्फ कागजों में रखी होती है। ये सिर्फ एक कल्पित मुखिया होता है, कल्पित मतलब एक कल्पनाओं में मुखिया होता है। इसकी जो भूमिका है वो गैर राजनीतिक होती है, औपचारिक होती है, प्रतीकात्मक होती है, अनुष्ठानिक होती है, और वास्तविक शक्ति सरकार के मुखिया के पास होती है। आप इंडिया में भी देख सकते हो, भारत में भी देख सकते हो। भारत में सारी की सारी शक्तियां किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है।
राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र शक्तियों का प्रयोग करता है। तो जिन भी देशों में संसदीय प्रणाली होगी उसकी सबसे पहली विशेषता होगी कि वहां पर दो कार्यकारी प्रमुख होंगे, एक देश का प्रमुख यानी कि राज्य प्रमुख होगा और एक सरकार का प्रमुख होगा। भारत की बात की जाए तो राज्य का प्रमुख यहाँ राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। दोनों की भूमिका एक दूसरे से अलग होगी और जो राष्ट्र प्रमुख होगा यानी कि जो राष्ट्रपति होगा वो सिर्फ नाम मात्र का मुखिया होगा, जबकि जो प्रधानमंत्री है उसी के पास सारी शक्ति होगी, वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। अब जो राज्य का प्रमुख है यानी कि जो राष्ट्रपति है, ये दो तरीके से होता है अलग अलग देशों में। कुछ देश ऐसे होते हैं जहां इसका पद वंशानुगत होता है। वंशानुगत का मतलब यह है कि पिता के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। जैसे कि ब्रिटेन में आपको पता है ताज सिस्टम है यानी क्राउन सिस्टम है, जिसमें महारानी का बेटा, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे वही प्रमुख होते हैं। जबकि कुछ देश होते हैं जहां निर्वाचन होता है यानी कि चुनाव होता है, जैसे कि भारत। तो भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो वंशानुगत नहीं है, उसके लिए चुनाव होता है, जो बंदा चुनाव जीत कर आता है उसे राष्ट्रपति बनाया जाता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। तो अगर हम बात करें ब्रिटेन की, स्पेन की, बेल्जियम की, डेनमार्क की, नीदरलैंड और जापान की, तो यहाँ पर जो राज्य के प्रमुख होते हैं ये सम्राट होते हैं, संवैधानिक सम्राट होते हैं और इनका पद होता है वंशानुगत। जबकि भारत, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, इजराइल जैसे जो देश हैं, यहाँ पर जो राज्य का मुखिया होता है इनका चयन होता है यानी कि चुनाव होता है, जिसे राज्य का अध्यक्ष भी कहा जाता है। इसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं और वो इनसे बहुत सारे काम करता है। अगर हम राज्य के मुखिया की बात करें यानी कि राष्ट्रपति की बात करें तो सरकार की नियुक्ति में उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। मंत्रियों और अधिकारियों की नियुक्ति में उसका रोल होता है। जितने भी कानून निर्माण होते हैं उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे हमारे देश में सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलवाएगा, अन्य मंत्रियों को जो शपथ दिलवाएगा वो राष्ट्रपति दिलवाएगा। इसी प्रकार से कोई भी कानून बनेगा वो कानून जब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना कर दे। अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ होती हैं इनको भी स्वीकृति राष्ट्रपति देगा। दुनिया के मामलों में लीडरशिप भी, भारत सरकार के जितने भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होंगे। सम्मान किसी को देना है, पुरस्कार देना है, जैसे पद्म विभूषण देना है, भारत रत्न देना है, तो ये सब राष्ट्रपति के हाथों से कमलों से करवाए जाते हैं। लेकिन ये सारी शक्तियाँ सिर्फ औपचारिक ही हैं, ये सिर्फ एक कल्पित मुखिया ही होता है। सरकार का जो प्रमुख नेता होता है वही राज्य का भी मुखिया वास्तविक रूप से होता है। ये भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान में प्रधानमंत्री के रूप में होता है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में इसे कुलाधिपति कहते हैं, यानी कि भारत में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में जिस पद को प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है उसी पद को जर्मनी और ऑस्ट्रिया में कुल अधिपति के रूप में जाना जाता है यानी कि चांसलर के रूप में जाना जाता है। वहीं नीदरलैंड में इसे मंत्री राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, यानी कि अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से इस पद को जाना जाता है। तो संसदीय प्रणाली की सबसे पहली विशेषता क्या है? यहाँ पर दो कार्यकारी प्रमुख होंगे, एक होगा राज्य का प्रमुख और एक होगा सरकार का प्रमुख। राज्य का प्रमुख जो होगा इसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और चुनाव भी हो सकता है। वंशानुगत जैसे ब्रिटेन में हम बात करें तो वहां पर क्या है, क्राउन का शासन होगा, ताज का शासन होगा, जिसमें सम्राट का पद वंशानुगत होगा। जबकि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो निर्वाचित पद है। तो दो कार्यकारी प्रमुख वाली बात, आई होप सो आप चीजें समझ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। संसदीय प्रणाली की जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है वो है कार्यपालिका और विधानसभा का संलयन, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेटिव है ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। जैसे हमारे देश की संसद में सारे के सारे एमपी बैठे होते हैं, जब वो संसद में वर्क करते हैं तो उस समय वो क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव के मेंबर होते हैं, यानी कि विधायिका होते हैं, कानून निर्माण की शक्ति का पालन करते हैं। लेकिन वो अपने अपने क्षेत्र में एमपी भी हैं, तो वो अपने अपने क्षेत्र में जब कार्य कर रहे हैं तो उस समय वो एग्जीक्यूटिव वाली पावर ले रहे हैं। तो एक तरीके से हमारे देश में जो बंदा विधायिका का सदस्य है वो कार्यपालिका का भी सदस्य है। फॉर एग्जाम्पल होम मिनिस्ट्री किसके पास है? होम मिनिस्ट्री इस समय अमित शाह के पास है। तो अमित शाह जब होम मिनिस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो वो एक एग्जीक्यूटिव के रूप में वर्क कर रहे हैं, यानी कि कार्यपालिका के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब वो संसद में बैठकर कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो उस समय वो विधायिका का कार्य कर रहे होते हैं। तो संसदीय प्रणाली की बात की जाए तो इसमें सरकार की विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के बीच में कोई भी शक्तियों का विभाजन नहीं होता, बल्कि शक्तियाँ मिली जुली होती हैं जो सरकार के अंगों के अधिकार करने वाले विकल्प और एक संवैधानिक सिद्धांत के हिसाब से चलती हैं। विधायिका और कार्यपालिका की बात करें तो ये चार रूपों से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। सबसे पहली बात यह है, कार्यपालिका जो है विधानसभा से ही मिलकर तैयार होती है। यहाँ विधानसभा का मतलब विधायिका से है भाई। तो कार्यपालिका निर्माण किससे होता है? कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से ही होता है और ये विधायिका के प्रति ही जवाबदेह होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन जब भी होता है जब ये चुनाव से विश्वास मत हासिल करते हैं, यानी कि हमारे देश में क्या होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव में जिस भी दल को बहुमत मिलता है उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और प्रधानमंत्री फिर अन्य पदों का भी निर्माण करता है कि किसे कौन सा मंत्रालय देना है।
तो ऐसे में जो नए प्रधानमंत्री हैं, जो उनके मंत्रिमंडल हैं, ये जो लोग समर्थन व्यक्त करेंगे, इन्हीं से मिलकर विधानसभा का निर्माण होता है और फिर यही कार्यपालिक शक्तियों के रूप में होते हैं। दूसरी बात यह है कि कार्यपालिका के सदस्य विधानसभा के भी सदस्य होते हैं, मैंने हाईलाइट कर रखी है। तीसरी बात यह है कि विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके हटाया भी जा सकता है, यानी कि किसी सरकार को अगर बहुमत नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे हटाया भी जा सकता है। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल को टाइम से पहले भी भंग कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो अपने पद से इस्तीफा देकर सरकार गिरा भी सकता है। तो अगर हम संसदीय प्रणाली की विशेषताओं की बात करें तो संसदीय प्रणाली की पहली विशेषता क्या है? 2 कार्यकारी प्रमुख होते हैं। दूसरी बात यह है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, यानी कि कार्यपालिका और विधायिका का एक दूसरे से जुड़ाव होता है। जैसा कि आपको पता ही है कि कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। स्थायी कार्यपालिका में ब्यूरोक्रेट्स आते हैं और अस्थायी कार्यपालिका में मंत्रीगण आते हैं। तो ये मंत्रीगण जब कानून प्रक्रिया का पालन करते हैं संसद में, तब ये विधायिका कहलाते हैं, और जब ये अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं तो कार्यपालिका कहलाते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे देश में जो विधायिका के लोग हैं वो कार्यपालिका में भी शामिल होते हैं। संसदीय प्रणाली की तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो विशेषता है सामूहिक जिम्मेदारी की। सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब ये है कि जो मंत्रिपरिषद है, अब देखो मंत्रिपरिषद क्या होती है पहले मैं आपको ये बता दूं। तो देखो मंत्रिपरिषद होती है मंत्रियों का ग्रुप। हमारे देश में ये माना गया है कि 15% से ज़्यादा, यानी कि पार्लियामेंट के जो टोटल मेंबर हैं, तो पार्लियामेंट के जो टोटल मेंबर हैं वो 545 हैं, जिसमें से 543 पर इलेक्शन होता है। तो इनमें से जो 15% लोग हैं वही मंत्री बनेंगे, यानी कि संसद के जो टोटल मेंबर हैं उन टोटल मेंबर में से 15% बंदे मंत्री बनते हैं, यानी कि हमारे देश में 70 से 80 मंत्री होते हैं। इन 70 से 80 मंत्रियों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद कहते हैं। तो अगर हम बात करें, ये मंत्रिपरिषद जो है ये सरकार के सभी कार्यों के लिए जिम्मेदारी रखती है। तो जो मंत्रियों का ये ग्रुप है जिसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, ये सरकार के सभी कार्यों के लिए समान रूप से जिम्मेदार है। ये सारे के सारे जो निर्णय हैं वो सामूहिक रूप से ही लेगी। कोई भी सदस्य सरकार के कार्यों को रद्द नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल जितने भी डिसीजन लेगी इसे सामूहिक डिसीजन के रूप में जाना जाएगा और सारे के सारे मेंबर इसका समर्थन भी करेंगे। अगर मान लो कोई एक मंत्री इस्तीफा दे दे तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो सरकार को फर्क पड़ रहा है। तो सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत सबसे बड़ी विशेषता है संसदीय प्रणाली की, जिसमें मंत्रियों का ग्रुप सारे के सारे चीज़ों की जिम्मेदारी स्वयं लेता है, उसी की जवाबदेहिता होती है। अगली बात यह है, संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो सरकार का प्रमुख होता है यही लीडरशिप करता है, और सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो संसदीय प्रणाली की बात की जाए तो दिन प्रतिदिन के आधार पर सारी शक्तियां प्रधानमंत्री या कुलपतियों के हाथों में रहती है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, विधायिका का निर्माण करता है और बहुमत दल वाले नेता होता है। सारी शक्तियां उसी के पास होती हैं। ज़्यादातर संसदीय प्रणाली वाले देशों में सबसे शक्तिशाली जो अभिनेता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। उसी की सलाह पर बड़े बड़े मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्रियों के बीच जो डिपार्टमेंट का बंटवारा है और जो उसमें फेरबदल है वो भी प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जाता है। विधानसभाओं के जो सत्र है वो भी प्रधानमंत्री ही दिलाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो सरकार का मुखिया है ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। कहाँ पर? संसदीय प्रणाली में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है भाई आपको, अगर किसी देश में गठबंधन की सरकार बन रही है, गठबंधन का मतलब है 2 या 2 से अधिक दल की सरकार बन रही है, तो प्रधानमंत्री शक्तियों में थोड़ी सी कमी आती है। क्यों कमी आती है? क्योंकि वहां पर उसे सभी दलों के साथ मिलजुल कर सरकार चलाना होता है। तो ऐसे में मंत्रियों का निर्माण, उनके कौन से डिपार्टमेंट उन्हें देने, ऐसी शक्तियां उसकी प्रभावित होती है और कई बार टाइम से पहले भी सरकार गिर जाती है। तो अगर गठबंधन की सरकार होगी तो प्रधानमंत्री की शक्तियां कम होगी, और अगर मेजोरिटी की गवर्नमेंट होगी तो प्रधानमंत्री की शक्तियां ज्यादा होंगी। संसदीय प्रणाली की 5वीं विशेषता यह है कि तय अवधि की अनुपस्थिति, यानी कि वैसे तो इसका टाइम पीरियड 5 साल होता है, लेकिन 5 साल से पहले ही प्रधानमंत्री क्या करता है, अपनी पावर का यूज करने के लिए वो टाइम से पहले ही कह देता है कि हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया है और देश में चुनाव होने चाहिए। जैसे भारत की बात करें तो भारत में लोकसभा चुनाव 5 साल में होते हैं, लेकिन सरकार अपना टाइम पीरियड पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे देती है और फिर क्या करती है, चुनाव करवाती है, ताकि वो अपनी शक्ति का प्रयोग चुनाव के दौरान कर सके। किताब में लिखा भी हुआ है। संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें जो तय अवधि है, जो टाइम पीरियड सेट है, वो पूरा नहीं होता। ज़्यादातर जो विधानसभा है यानी कि विधायिका है, ये एक अविश्वास प्रस्ताव लाती है और समय से पहले अपनी सरकार को हटा देती है। प्रधानमंत्री अपना टाइम पीरियड पूरा होने से पहले ही विधानसभा को भंग कर देता है
और ऐसे में वो चुनाव में अवसर का लाभ उठाता है और नया चुनाव करवा लेता है। तो ऐसा मोस्टली सब देशों में होता है, इंडिया में भी ऐसा होता है। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे संसदीय प्रणाली की विशेषताएं बताओ, तो संसदीय प्रणाली की पहली विशेषता यह है कि इसमें 2 कार्यकारी प्रमुख होते हैं, कार्यपालिका और विधानसभा का एक दूसरे से जुड़ाव होता है, सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत होता है, सरकार के प्रमुख के पास पावर बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि प्रधानमंत्री के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। दूसरी बात यह है कि तय समय अवधि की अनुपस्थिति यहाँ पर होती है। संसदीय प्रणाली में अगर गवर्नमेंट की बात करें तो इतना समझने के बाद हम समझ ही गए होंगे कि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री, मंत्रियों की मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल, ये सब मिलकर सरकार चलाती है और इन सभी का जो निर्माण है वो चुनाव के आधार पर होता है। यानी कि संसदीय प्रणाली में जो सरकार का निर्माण होता है वो चुनाव के आधार पर होता है। और ये जो चुनाव होते हैं मोस्टली कंट्रियां जो हैं उसमें ये चुनाव 5 साल बाद होते हैं। भारत में जो लोकसभा का चुनाव है वो 5 साल बाद होता है, लेकिन जर्मनी में जो चुनाव है जो कि बुंडेसटैग का चुनाव है वो 4 साल में होता है। यानी कि जर्मनी में जो चुनाव होते हैं वो 4 साल में होते हैं, भारत में ये चुनाव 5 साल में होते हैं। तो अलग अलग देशों में जो टाइम पीरियड है चुनाव का वो अलग अलग है। ठीक है भाई। अब चुनाव होंगे, चुनाव में जिस भी दल को मेजोरिटी मिलेगी उस दल के जो शासक हैं वो अपना शासन करेंगे। इसके अलावा कुछ देशों में गठबंधन की सरकारें बनती हैं, कुछ देशों में अल्पसंख्यक सरकारें भी बनती हैं, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा की अगर हम बात करें। तो सरकार के संसदीय रूप की बात करें तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का होगा। कहीं पर बहुमत की सरकार होगी, कहीं पर गठबंधन की सरकार होगी, कहीं पर अल्पसंख्यक सरकार होगी, जिसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो एग्जामिनर अगर आपसे संसदीय प्रणाली की विशेषता पूछता है और साथ ही साथ ये भी पूछे कि संसदीय प्रणाली में सरकार की क्या भूमिका होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। संसदीय प्रणाली में जब सरकार की भूमिका आप बताओगे तो सबसे पहले आप यहाँ बताओगे कि संसदीय प्रणाली में समय समय पर चुनाव होते हैं। कुछ देशों में चुनाव 4 साल में होते हैं, कुछ देशों में 5 साल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 5 साल में होते हैं, जबकि जर्मनी में 4 साल में होते हैं। अब क्या होता है, जो चुने हुए लोग होते हैं ये मिलकर एक विधायिका बनाते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। जो भी राजनीतिक दल बहुमत हासिल करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल करता है वो सरकार का गठन करता है और उसी दल का मुखिया क्या होता है, सरकार का प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री बन जाता है और वो अपनी इच्छानुसार बाकी सबकी मंत्रियों की नियुक्ति करवाता है। यानी कि राष्ट्रपति सीधे सीधे किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं बना सकता, केवल प्रधानमंत्री उसे ही बनाया जा सकता है जिसे मेजोरिटी मिले। लेकिन जब कोई भी पक्ष अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं करता तो मिलीजुली सरकारें बनती हैं और जब मिलीजुली सरकारें बनती हैं तो उसमें से सबसे बड़ा दल होता है या फिर गठबंधन ने जिसको अपना मुखिया बनाया होता है उसी को फिर प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता है और ये आप कर भी दोगे। आगे अगर हम चैप्टर की बात करें तो आगे चैप्टर में राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में बताया गया है, जिसकी चर्चा हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।